चाणक्य नीति में मानव जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाने का प्रयास किया गया है और मित्रता का विषय उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। चार दोस्त का विचार केवल एक साधारण कथन नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनुभवों का एक सार है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास मौजूद लोग किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें किस दिशा में ले जाते हैं। पहला मित्र वह होता है जो हर समय हमारे साथ रहता है। यह मित्र हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। हम उसके साथ अपने विचार साझा करते हैं, अपनी खुशियाँ और दुख बताते हैं। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति इतनी सामान्य लगने लगती है कि हम उसे विशेष महत्व देना भूल जाते हैं। हमें यह महसूस ही नहीं होता कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब कभी वह हमारे जीवन से दूर हो जाता है, तब हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। यह मित्र हमें यह सिखाता है कि जो लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं, उनकी कद्र करना चाहिए, क्योंकि उनका स्थान कोई और नहीं ले सकता। दूसरा मित्र वह होता है जो केवल अच्छे समय में हमारे साथ रहता है। जब तक हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, तब तक वह हमारे करीब रहता है। वह हमारी सफलता में शामिल होता है, हमारी खुशियों में भाग लेता है। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, वह धीरे धीरे दूरी बना लेता है। ऐसे मित्र हमें जीवन की सच्चाई का एहसास कराते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर कोई हर परिस्थिति में हमारा साथ नहीं देगा। यह अनुभव कभी कभी कष्टदायक होता है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है और हमें समझदार भी बनाता है। तीसरा मित्र वह होता है जो हमें सुधारने का प्रयास करता है। यह मित्र हमारी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि उन्हें हमारे सामने लाता है। कई बार उसकी बातें हमें कठोर लगती हैं और हम उससे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी नीयत हमेशा साफ होती है। वह चाहता है कि हम सही रास्ते पर चलें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यह मित्र हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह होता है, जो हमें हमारी कमियों का एहसास कराता है और उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करता है। समय के साथ हमें समझ आता है कि उसकी कठोर बातें भी हमारे भले के लिए थीं। चौथा मित्र वह होता है जो बिना किसी शर्त के हमारा साथ देता है। वह हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं। उसे हमारी सफलताओं से कोई ईर्ष्या नहीं होती और वह हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। यह मित्र हमारे जीवन में एक स्थिरता और विश्वास का प्रतीक होता है। ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जिनके जीवन में ऐसे मित्र होते हैं, वे वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। इस प्रकार का संबंध सच्ची मित्रता का उदाहरण होता है। चाणक्य के अनुसार इन चारों प्रकार के मित्र हमारे जीवन में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। कोई हमें सहारा देता है, कोई हमें परखता है, कोई हमें सुधारता है और कोई हमें समझता है। इन सभी का अपना अपना महत्व है और हर एक से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति हमें किसी न किसी रूप में बदलता है। जीवन के सफर में मित्र हमारे अनुभवों का हिस्सा बन जाते हैं। उनके साथ बिताए गए पल हमारी यादों में बस जाते हैं। कभी हम उन पलों को याद करके मुस्कुराते हैं, तो कभी उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। मित्रता केवल एक संबंध नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें जीवन को समझने में मदद करता है। समय के साथ मित्र बदलते रहते हैं। कुछ मित्र हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जबकि कुछ केवल कुछ समय के लिए हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हर मित्र एक छाप छोड़ जाता है। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसके साथ बिताए गए पल हमें प्रभावित करते हैं। यह सब हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। मित्रता के माध्यम से हम यह भी समझते हैं कि हमें किस प्रकार के लोगों के साथ रहना चाहिए और किन से दूरी बनानी चाहिए। यह समझ धीरे धीरे विकसित होती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। चाणक्य ने इसीलिए कहा है कि मित्रों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, नए मित्र बनाते हैं और नए अनुभव प्राप्त करते हैं। हर नया मित्र अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है, एक नया दृष्टिकोण लेकर आता है। यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं, बल्कि निरंतर चलती रहती है। धीरे धीरे यह अनुभव और भी गहरा होता जाता है कि मित्रता केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है और यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहता है, बिना किसी ठहराव के, जहां हर दिन एक नया अनुभव जोड़ता है और हर अनुभव हमें और अधिक समझदार बनाता चला जाता है। और यह प्रवाह यूं ही चलता रहता है, निरंतर, अनवरत, बिना किसी निश्चित अंत। और यह प्रवाह यूं ही चलता रहता है, निरंतर, अनवरत,
बिना किसी निश्चित अंत के, जहां हर नया अनुभव पिछले अनुभवों से जुड़कर एक विस्तृत चित्र बनाता जाता है। इसी क्रम में जब हम चार दोस्तों के इस विचार को और गहराई से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होने लगता है कि यह केवल व्यक्तियों का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की परिस्थितियों और हमारे भीतर के परिवर्तन का भी प्रतिबिंब है। कभी कभी पहला मित्र जो हमेशा हमारे साथ रहता है, धीरे धीरे बदलने लगता है। समय के साथ उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसका जीवन अलग दिशा में जाने लगता है। उस समय हमें यह समझ आता है कि स्थायित्व भी एक भ्रम हो सकता है। जो हमेशा हमारे साथ था, वह भी परिस्थितियों के कारण दूर हो सकता है। यह अनुभव हमें भीतर से झकझोरता है, लेकिन साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि हर संबंध को पकड़कर रखना संभव नहीं होता। इसी प्रकार दूसरा मित्र जो केवल अच्छे समय में साथ देता था, कभी कभी हमें अपने व्यवहार से इतना प्रभावित कर देता है कि हम उसके प्रति कठोर हो जाते हैं। हम उसके जाने को धोखा मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार करता है। शायद वह मित्र उतना मजबूत नहीं था कि कठिन समय में टिक सके, या शायद उसने जीवन को अलग दृष्टि से देखा। यह विचार हमें दूसरों को समझने की क्षमता देता है। तीसरे मित्र की भूमिका समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़ती हैं, तब ऐसे मित्र की आवश्यकता और अधिक महसूस होती है। वह हमें केवल गलतियां नहीं बताता, बल्कि हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। कई बार उसकी बातें हमें असहज कर देती हैं, क्योंकि वे हमारे भीतर छिपे हुए सच को सामने लाती हैं। लेकिन यही असहजता हमें बदलने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। चौथा मित्र जो बिना शर्त साथ देता है, उसके साथ का अनुभव भी समय के साथ बदलता रहता है। कभी कभी हम उसकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वह तो हमेशा रहेगा। लेकिन जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि उसका साथ कितना अनमोल है। उसकी खामोश मौजूदगी भी हमें एक शक्ति देती है, एक ऐसा सहारा जो शब्दों से परे होता है। इन चारों प्रकार के मित्रों के बीच हमारा मन भी यात्रा करता रहता है। कभी हम पहले मित्र के साथ अपनी यादों में खो जाते हैं, कभी दूसरे मित्र के व्यवहार पर विचार करते हैं, कभी तीसरे मित्र की कही बातों को याद करते हैं, और कभी चौथे मित्र की सच्ची भावना को महसूस करते हैं। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर भी चलती रहती है। धीरे धीरे यह समझ और गहराती जाती है कि मित्रता केवल दूसरों के साथ संबंध नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने स्वभाव का भी प्रतिबिंब है। हम जैसे होते हैं, वैसे ही मित्रों को आकर्षित करते हैं। यदि हमारे भीतर स्थिरता है, तो हमारे आसपास भी स्थिर लोग होंगे। यदि हमारे भीतर अस्थिरता है, तो हमारे संबंध भी उसी प्रकार के होंगे। इस प्रकार मित्रता एक दर्पण की तरह काम करती है, जो हमें हमारा ही रूप दिखाती है। कभी कभी हम यह भी सोचने लगते हैं कि क्या हम स्वयं भी किसी के जीवन में इन चार मित्रों में से एक हैं? क्या हम किसी के लिए केवल अच्छे समय के साथ ही हैं, या हम कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं? क्या हम किसी को सुधारने का साहस रखते हैं, या हम केवल उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं? क्या हम बिना शर्त किसी को स्वीकार कर सकते हैं, या हम भी अपेक्षाओं के जाल में बंधे हुए हैं? यह प्रश्न हमें भीतर तक सोचने पर मजबूर करते हैं। समय के साथ यह भी महसूस होता है कि हर मित्रता का एक अलग समय होता है। कुछ मित्र बचपन में महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ युवावस्था में, और कुछ जीवन के बाद के चरणों में। हर चरण में हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं, हमारी सोच बदलती है, और उसी के अनुसार हमारे मित्र भी बदलते जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो स्थिर रहता है, वह है अनुभवों का संचय, जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। जब हम अपने पुराने मित्रों को याद करते हैं, तो हमें केवल उनके चेहरे ही नहीं याद आते, बल्कि उनके साथ बिताए गए पल, उनकी कही हुई बातें, उनकी आदतें, सब कुछ हमारे मन में एक चलचित्र की तरह उभरने लगता है। यह स्मृतियां कभी हमें हंसाती हैं, कभी हमें भावुक कर देती हैं, और कभी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमने उनसे क्या सीखा। मित्रता का यह संसार इतना विस्तृत है कि इसमें हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। कभी कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करता है और धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। कभी कोई पुराना मित्र अचानक याद आ जाता है और हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। यह सब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कोई स्थायी ठहराव नहीं होता। जैसे जैसे यह विचार आगे बढ़ता है, यह और भी स्पष्ट होता जाता है कि चार दोस्तों का यह सिद्धांत किसी एक समय या परिस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर युग, हर व्यक्ति
और हर अनुभव पर लागू होता है। और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है, जहां हर नया दिन एक नई समझ लेकर आता है, हर नया संबंध एक नई परत जोड़ता है, और यह विस्तार लगातार बढ़ता जाता है, बिना किसी अंतिम बिंदु के, बिना किसी निष्कर्ष के, बस एक सतत प्रवाह की तरह जो अपने आप में ही चलता रहता है। और यह विस्तार लगातार बढ़ता जाता है, बिना किसी अंतिम बिंदु के, बिना किसी निष्कर्ष के, बस एक सतत प्रवाह की तरह जो अपने आप में ही चलता रहता है। और इसी प्रवाह में व्यक्ति धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि मित्रता केवल बाहरी संबंधों का जाल नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर की भावनाओं, उसके अनुभवों और उसकी सोच का एक गहरा प्रतिबिंब बन चुकी है। हर नया दिन, हर नई परिस्थिति इन चारों मित्रों की परिभाषा को थोड़ा थोड़ा बदलती रहती है। कभी ऐसा भी होता है कि पहला मित्र, जो हमेशा साथ रहने वाला था, अचानक जीवन की भीड़ में कहीं खो जाता है। कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, बस धीरे धीरे बातचीत कम हो जाती है, मुलाकातें रुक जाती हैं, और वह संबंध एक स्मृति बनकर रह जाता है। उस समय यह समझ पाना कठिन होता है कि क्या वास्तव में वह मित्रता समाप्त हो गई, या वह किसी और रूप में बदल गई है। मन बार बार पुराने समय में लौटता है, उन पलों को याद करता है जब सब कुछ सहज और सरल लगता था। दूसरे मित्र के साथ भी एक अजीब सा अनुभव जुड़ा होता है। जब वह हमारे साथ होता है, तब हमें लगता है कि वही सबसे सच्चा साथी है। लेकिन जब वह दूर चला जाता है, तब एक खालीपन महसूस होता है, और साथ ही एक प्रश्न भी उभरता है कि क्या वह वास्तव में कभी हमारा था। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि कुछ संबंध केवल परिस्थितियों पर टिके होते हैं, और जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वे संबंध भी बदल जाते हैं। यह समझ व्यक्ति को थोड़ा कठोर बनाती है, लेकिन साथ ही उसे वास्तविकता के और करीब भी ले जाती है। तीसरे मित्र की उपस्थिति जीवन में एक अलग प्रकार की हलचल पैदा करती है। वह केवल साथ नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए मजबूर करता है। उसकी बातें कई बार मन को विचलित कर देती हैं, क्योंकि वे हमारे भीतर छिपी उन बातों को उजागर करती हैं जिन्हें हम खुद भी नज़रअंदाज करते रहे हैं। उसके साथ बिताया गया समय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही समय सबसे अधिक प्रभाव डालता है। उसके शब्द लंबे समय तक मन में गूंजते रहते हैं, और व्यक्ति बार बार उन पर विचार करता रहता है। चौथा मित्र एक शांत नदी की तरह होता है, जो बिना शोर किए बहती रहती है। उसकी उपस्थिति में एक स्थिरता होती है, एक सुकून होता है। वह ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जब व्यक्ति थक जाता है, जब उसे किसी सहारे की जरूरत होती है, तब यही मित्र बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा रहता है। उसके साथ होने पर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, केवल एक सच्चा संबंध होता है जो बिना शब्दों के भी समझ में आ जाता है। इन चारों मित्रों के बीच व्यक्ति का मन लगातार घूमता रहता है। कभी वह पहले मित्र की यादों में खो जाता है, कभी दूसरे मित्र के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है, कभी तीसरे मित्र की बातों पर विचार करता है, और कभी चौथे मित्र के साथ बिताए शांत पलों को महसूस करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन हर कदम पर कुछ नया अनुभव जरूर होता है। धीरे धीरे यह भी महसूस होने लगता है कि इन चारों मित्रों की सीमाएं हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कभी एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिका निभाने लगता है। जो मित्र पहले हमेशा साथ रहता था, वह किसी समय केवल अच्छे पलों का साथी बन जाता है। जो कभी केवल सुख का साथी था, वह किसी कठिन समय में अचानक सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। यह परिवर्तन ही मित्रता को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। जीवन के बदलते हुए दौर में जब व्यक्ति नए लोगों से मिलता है, तो वह अनजाने में ही उन्हें इन चार श्रेणियों में रखने लगता है। वह देखता है कि कौन उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, कौन केवल सुख में साथ देता है, कौन उसे सच्चाई बताने का साहस रखता है, और कौन बिना किसी अपेक्षा के उसके साथ बना रहता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, एक स्वाभाविक सोच का हिस्सा। कभी कभी व्यक्ति यह भी सोचने लगता है कि क्या यह वर्गीकरण सही है, या फिर यह केवल समझने का एक तरीका है। क्या हर संबंध को इन चार भागों में बांटना संभव है, या फिर कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो इन सीमाओं से परे होते हैं। यह प्रश्न मन में उठते रहते हैं और व्यक्ति को और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय के साथ यह भी स्पष्ट होने लगता है कि मित्रता का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। यह लगातार बदलती रहती है, परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार और समय के अनुसार। कभी एक छोटा सा परिचय गहरी मित्रता में बदल जाता है, और कभी वर्षों पुराना संबंध धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। यह सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे रोकना संभव नहीं होता।
और इसी निरंतर चलने वाले अनुभवों के बीच व्यक्ति यह महसूस करता रहता है कि हर मित्र अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ नए अध्याय जोड़ती रहती है, नए अर्थ पैदा करती रहती है। और यह सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहता है, बिना किसी ठहराव के, बिना किसी निष्कर्ष के, जैसे एक खुली हुई धारा जो बस बहती चली जाती है, अपने रास्ते बनाती हुई, अपने अनुभव जोड़ती हुई, और अपने आप में ही एक अनंत यात्रा बनती हुई और अपने आप में ही एक अनंत यात्रा बनती हुई, जहां हर मोड़ पर व्यक्ति कुछ नया महसूस करता है, कुछ नया समझता है, और अपने ही अनुभवों के साथ आगे बढ़ता जाता है। इस निरंतर प्रवाह में एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति अपने चारों मित्रों को केवल अलग-अलग रूपों में नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक साथ एक संपूर्ण अनुभव के रूप में समझने लगता है। धीरे-धीरे यह एहसास गहरा होने लगता है कि ये चारों मित्र वास्तव में जीवन के चार अलग-अलग आयाम हैं। पहला मित्र, जो हमेशा साथ रहता है, वह हमें स्थिरता का अनुभव कराता है। दूसरा मित्र, जो समय के साथ बदल जाता है, वह हमें परिवर्तन की सच्चाई सिखाता है। तीसरा मित्र, जो हमें सुधारता है, वह हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। और चौथा मित्र, जो बिना शर्त साथ देता है, वह हमें सच्चे प्रेम और विश्वास का अर्थ समझाता है। जब व्यक्ति इन चारों को एक साथ देखने लगता है, तो उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल स्थिरता या केवल परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। यह समझ उसे धीरे-धीरे परिपक्व बनाती है। वह अब मित्रों से केवल अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि कौन किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, और उसी के अनुसार अपने मन को तैयार करता है। कभी वह पहले मित्र की यादों में मुस्कुराता है, कभी दूसरे मित्र के अनुभवों से सतर्क होता है, कभी तीसरे मित्र की बातों से स्वयं को सुधारने की कोशिश करता है, और कभी चौथे मित्र के साथ बिताए शांत पलों में सुकून ढूंढता है। यह सब मिलकर उसके भीतर एक संतुलन पैदा करते हैं। समय के साथ यह भी महसूस होने लगता है कि मित्रता में केवल पाने का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि देने का भाव भी उतना ही आवश्यक है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह स्वयं भी किसी के जीवन में इन चारों में से कोई एक हो सकता है, तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वह अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्यास्ता हो, अनकास्ता हो, अधिक समझदार हो जाता है, और दूसरों के प्रति अधिक जिम्मेदार भी। धीरे धीरे उसके भीतर यह भावना विकसित होती है कि यदि वह किसी का पहला मित्र है, तो उसे उस संबंध की कद्र करनी चाहिए। यदि वह किसी का दूसरा मित्र बन रहा है, तो उसे यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या वह कठिन समय में भी साथ दे सकता है। यदि वह किसी का तीसरा मित्र है, तो उसे सच्चाई कहने का साहस रखना चाहिए, लेकिन साथ ही उस सच्चाई में संवेदना भी होनी चाहिए। और यदि वह किसी का चौथा मित्र है, तो उसे उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए जो उस पर रखा गया है। इस प्रकार व्यक्ति केवल मित्रों को समझने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्वयं को भी एक बेहतर मित्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। यही प्रक्रिया उसके जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। वह अब संबंधों को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि समझ और अनुभव के आधार पर देखने लगता है। धीरे धीरे यह विचार और भी स्पष्ट होता जाता है कि जीवन में हर संबंध का एक समय होता है, एक भूमिका होती है और एक महत्व होता है। कोई भी संबंध व्यर्थ नहीं होता, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। हर संबंध हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, हमें थोड़ा और परिपक्व बनाता है। और इसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करता है। उसे अब किसी से अधिक अपेक्षा नहीं होती, लेकिन वह हर संबंध को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता है। वह यह समझ चुका होता है कि मित्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, और वह इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। इस यात्रा का कोई निश्चित अंत नहीं होता, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जहां व्यक्ति इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है। वह अब हर अनुभव को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है। वह न तो अधिक पकड़ने की कोशिश करता है और न ही जल्दी छोड़ने की। वह बस इस यात्रा का हिस्सा बन जाता है, एक शांत साक्षी की तरह जो सब कुछ देखता है, समझता है और फिर भी आगे बढ़ता रहता है। और इसी के साथ यह अनुभव एक पूर्णता की ओर बढ़ता है, जहां चारों मित्र केवल अलग-अलग व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि जीवन के चार स्तंभ बन जाते हैं, जो मिलकर व्यक्ति के अस्तित्व को संतुलन, समझ और गहराई प्रदान करते हैं। और यह यात्रा जो बिना निष्कर्ष के शुरू हुई थी, अब एक सहज स्वीकृति में परिवर्तित हो जाती है, जहां शब्द धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और अनुभव अपने आप बोलने लगते हैं। इनिमायुतो
गीता ज्ञान चैनल के लिए एक प्यारा सा कमेंट। आपके विचार मन को शांति देते हैं और जीवन को नई दिशा दिखाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक ओशो के विचारों के अनुसार मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। जब तक है तब तक अंत न हो का अर्थ भी यही है कि जब तक जीवन है तब तक खोज जारी रहनी चाहिए। मन को शांत करने की प्रक्रिया का भी कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता, यह एक सतत अभ्यास है। ओशो कहते हैं कि मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। जितना हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही अधिक सक्रिय हो जाता है। इसीलिए पहला कदम यह समझना है कि मन को शांत करना कोई युद्ध नहीं है, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है अतीत और भविष्य में जीना। हम या तो बीती हुई बातों पर पछताते रहते हैं या आने वाले समय की चिंता करते रहते हैं। ओशो का कहना है कि सच्ची शांति केवल वर्तमान क्षण में ही मिल सकती है। जब आप पूरी तरह से अभी में जीते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। ध्यान, मेडिटेशन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ओशो के अनुसार ध्यान का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ जीना। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह महसूस करना, उसी में डूब जाना। चाहे आप चल रहे हों, खा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, अगर आप पूरी तरह से उस पल में हैं तो वही ध्यान है। ओशो यह भी कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा। इच्छाएं ही मन को भटकाती हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को देखें, उन्हें समझें और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी है। कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें तुरंत शांति नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन ओशो का कहना है कि यह एक लंबी यात्रा है। इसमें समय लगता है, लेकिन हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। मन को शांत करने का एक और तरीका है अपने भीतर की आवाज को सुनना। अक्सर हम बाहरी दुनिया के शोर में इतने खो जाते हैं कि अपने अंदर की शांति को महसूस ही नहीं कर पाते। अगर आप कुछ समय अकेले में बिताएं, अपने आप से जुड़ें, तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक गहरी शांति पहले से ही मौजूद है। ओशो के अनुसार जीवन में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हर सीख हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए हमें किसी अंतिम लक्ष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें बस अपने सफर का आनंद लेना चाहिए। जब तक है तब तक अंत न हो का मतलब यही है कि हमें अपनी खोज को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। चाहे हम कितनी भी शांति महसूस कर लें, हमेशा कुछ और गहराई बाकी रहती है। यही जीवन की खूबसूरती है। अंत में मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर से प्राप्त कर सकें। यह हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखने लगते हैं, जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं और जब हम अपनी इच्छाओं को समझकर उनसे ऊपर उठने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती और शायद यही इसका सबसे सुंदर पहलू है, क्योंकि जब तक यात्रा चल रही है तब तक जीवन में उत्साह बना रहता है और जब तक हम खोज में हैं तब तक हम जीवित हैं। इसलिए अगर आप सच में मन की शांति चाहते हैं तो किसी अंत की तलाश मत कीजिए। बस चलते रहिए, सीखते रहिए और अपने भीतर की गहराई में उतरते रहिए। यही ओशो का संदेश है और यही जीवन का असली सार है। ओशो के इस विचार को आगे बढ़ाते हुए यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि मन की शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम पकड़ सकें या अपने पास स्थायी रूप से रख सकें। यह एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है, लेकिन जब हम इसे समझने लगते हैं तब हम इसके साथ बहना सीख जाते हैं। इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। मन का स्वभाव ही है चलायमान होना। वह कभी एक जगह नहीं रुकता। अगर हम उससे यह उम्मीद करें कि वह पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाए तो यह हमारी भूल होगी। ओशो कहते हैं कि मन को शांत करने की बजाय हमें उसके साथ एक नई तरह की मित्रता बनानी चाहिए। जब आप अपने मन से लड़ना छोड़ देते हैं तब एक गहरी शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह मन नहीं है बल्कि मन का दर्शक है। यह समझ धीरे धीरे आती है और जब यह आती है तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वे आपको अंदर से हिला नहीं पाते। आप उन्हें एक फिल्म की तरह देखते हैं, जैसे कोई कहानी चल रही हो और आप उसके साक्षी हों। धीरे
धीरे यह साक्षी भाव विटनेसिंग इतना गहरा हो जाता है कि मन की हलचल आपको परेशान नहीं करती। पहले जो बातें आपको तनाव देती थीं, अब वही बातें आपको सामान्य लगने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि समझ का परिणाम है। ओशो यह भी बताते हैं कि मन की शांति पाने के लिए हमें अपने शरीर और सांस के साथ भी जुड़ना होगा। जब आप अपनी सांस को ध्यान से महसूस करते हैं, उसका आना और जाना, तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। यह एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। हर दिन कुछ समय केवल अपनी सांस पर ध्यान देना आपके मन को धीरे धीरे शांत करने लगता है। इसके साथ ही जीवन में सहजता, नेचुरलनेस भी बहुत जरूरी है। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं, समाज के नियमों में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं और इसी में अपने असली स्वरूप को खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि जब आप अपने स्वभाव के अनुसार जीने लगते हैं, तब मन का संघर्ष कम होने लगता है। इस सफर में कई बार ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं। कभी मन बहुत शांत होगा तो कभी बहुत अशांत, लेकिन यह उतार चढ़ाव ही जीवन का हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करना ही असली समझ है। अगर आप हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी स्थिति आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। एक और गहरी बात जो ओशो समझाते हैं वह यह है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप शांति को लक्ष्य बना लेते हैं तो वह भी एक इच्छा बन जाती है, और इच्छा हमेशा अशांति पैदा करती है। इसलिए शांति को पाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि जागरूकता को बढ़ाइए। जब जागरूकता बढ़ती है तो शांति अपने आप आती है। यहाँ जब तक है तब तक अंत न हो का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी अंत तक पहुँचने के लिए भागते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम इस यात्रा को कभी खत्म न होने दें। हर दिन, हर पल हम कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया समझ सकते हैं। जीवन को अगर एक यात्रा की तरह देखा जाए तो हर अनुभव एक पड़ाव है। कोई भी अनुभव अंतिम नहीं है। इसीलिए हमें किसी एक स्थिति से चिपकने की जरूरत नहीं है, न तो खुशी से, न ही दुख से। जब हम इस तरह जीते हैं तो मन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। अंत की ओर बढ़ते हुए यह समझ और गहरी हो जाती है कि जीवन में कोई निश्चित अंत नहीं है। हर अंत एक नई शुरुआत है। और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। ओशो का संदेश बहुत सरल है, लेकिन उसे समझने के लिए गहराई चाहिए। वह कहते हैं कि जीवन को एक खेल की तरह जियो, एक उत्सव की तरह जियो। जब आप जीवन को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं तो मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि हमें खुद को जानना है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। सारी शांति, सारी खुशी हमारे अंदर ही होती है। और यही वह बिंदु है जहाँ कहानी का अंत भी होता है और शुरुआत भी। क्योंकि जैसे ही आप एक सत्य को समझते हैं, एक नया प्रश्न सामने आ जाता है, एक नई खोज शुरू हो जाती है। इसलिए इस यात्रा को जारी रखिए, अपने भीतर उतरते रहिए, अपने विचारों को देखते रहिए और जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते रहिए। यही असली ध्यान है, यही असली शांति है और यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। और शायद यही सबसे सुंदर बात है कि जब तक जीवन है तब तक यह खोज चलती रहती है और तब तक कोई अंतिम अंत नहीं होता। ओशो के इन गहरे विचारों को और आगे समझते हुए यह स्पष्ट होता है कि मन की शांति केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि एक निरंतर जागरूकता की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। अब ओसिया या हर वह साधक जो इस राह पर है, एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे बाहरी परिस्थितियां पहले जैसी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जहां छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थीं, अब वही बातें उसे छू कर निकल जाती हैं। इसका कारण यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि अब वह उन्हें अलग दृष्टि से देखने लगा है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर एक गहरी स्थिरता विकसित होने लगती है। वह समझ जाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब मन का उतार चढ़ाव कम होने लगता है। अब वह हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। धीरे धीरे उसकी चेतना और भी विस्तार लेने लगती है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के दुख और सुख को भी महसूस करने लगता है। उसके अंदर करुणा, कंपैशन का भाव जागता है। यह करुणा उसे और भी शांत और संतुलित बनाती है। इस यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे अब किसी मंजिल की तलाश नहीं है। पहले वह शांति को पाना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। यह तो उसकी अपनी ही प्रकृति है जो हमेशा से उसके भीतर मौजूद थी। अब वह जीवन को एक खेल की तरह देखने लगता है, एक ऐसा खेल जिसमें जीत और हार दोनों ही बराबर हैं। वह हर अनुभव को पूरी तरह जीता है, लेकिन किसी से भी बंधता नहीं है। यही सच्ची स्वतंत्रता है।
अभिहार, नानी, दोनों ही जब तक है तब तक अंत न हो का गहरा अर्थ अब पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जीवन को किसी अंत की ओर नहीं ले जाना है, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना है। जब आप हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो जीवन अपने आप पूर्ण हो जाता है। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, लेकिन यह अंत भी एक साधारण अंत नहीं है। यह एक ऐसा अंत है जो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, बल्कि एक नई समझ को जन्म देता है। ओसिया या साधक अब एक शांत जगह पर बैठा है। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति है, ऐसी शांति जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वह पूरी तरह जागरूक है। वह अब कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। वह समझ चुका है कि जीवन का असली उद्देश्य कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता है और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं, बल्कि समझ की है। अब उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। वह जैसा है, जहां है, उसी में पूर्ण है। यही इस कहानी का अंत है, और यही इसकी सबसे बड़ी सीख भी। इस पूरी यात्रा से हमें यह समझ में आता है कि मन की शांति बाहर नहीं मिलती, बल्कि हमारे भीतर ही छुपी होती है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखना सीख जाते हैं, जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, और जब हम जीवन को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर पल हमें खुद को थोड़ा और समझने का मौका मिलता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत है, और हर शुरुआत एक नई यात्रा। देश, अगर आपको यह गहरी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान और विचारों को और भी समझना चाहते हैं, तो गीता ज्ञान चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपको जीवन की सच्चाइयों से जोड़ता है, आपको भीतर से मजबूत बनाता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को एक सुंदर यात्रा बनाइए। यहाँ ओशो की सच्चाई विषय पर लगभग 1000 शब्दों का लेख बिना निष्कर्ष के प्रस्तुत है। ओशो की सच्चाई। ओशो, जिनका मूल नाम रजनीश था, आधुनिक भारत के सबसे चर्चित और विवादास्पद आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक रहे हैं। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित किया। ओशो की सच्चाई को समझना केवल उनके जीवन की घटनाओं को जानना नहीं है, बल्कि उनके दर्शन, उनके चिंतन और मानव जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझना भी है। वे पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से अलग हटकर सोचने वाले विचारक थे। उन्होंने जीवन को खुलकर जीने, स्वतंत्र सोच रखने और आत्मबोध को सर्वोच्च महत्व दिया। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत जिज्ञासु और प्रश्न पूछने वाले स्वभाव के थे। वे किसी बात को बिना तर्क और अनुभव के स्वीकार नहीं करते थे। यही स्वभाव आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की पहचान बना। उन्होंने दर्शन शास्त्र में शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया, परंतु उनका मन केवल शैक्षणिक जीवन तक सीमित नहीं रहा। वे मनुष्य के आंतरिक जीवन, चेतना और आत्मा के रहस्यों को समझने की ओर अग्रसर हुए। ओशो की सच्चाई उनके इस विचार में निहित है कि मनुष्य को किसी भी धर्म, समाज या परंपरा के बंधन में बंध कर नहीं जीना चाहिए। उनका मानना था कि सत्य किसी किताब, मंदिर, मस्जिद या गुरु के पास नहीं होता, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद होता है। इसे केवल अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर उतरना होगा, तभी वह वास्तविक सत्य तक पहुंच सकता है।
उनके प्रवचनों में प्रेम, ध्यान, स्वतंत्रता और जागरूकता जैसे विषय प्रमुख रहे। वे ध्यान को जीवन का केंद्र मानते थे। उनके अनुसार ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि हर क्षण सजग रहना है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए भी यदि व्यक्ति पूरी चेतना के साथ उपस्थित है तो वही ध्यान है। ओशो ने कई प्रकार की ध्यान पद्धतियां विकसित की, जिनमें डायनामिक मेडिटेशन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह ध्यान पद्धति आधुनिक जीवन की तनावपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ओशो की सच्चाई का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि उन्होंने जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों के बीच संतुलन की बात की। वे उन संतों और धार्मिक व्यक्तियों से अलग थे जो संसार त्यागने की बात करते थे। ओशो कहते थे कि संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे जागरूकता के साथ जीने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भोग और योग एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सही समझ के साथ दोनों का संतुलन संभव है। उनके विचारों ने युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया, क्योंकि वे स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के विकास पर जोर देते थे। वे कहते थे कि समाज व्यक्ति को बचपन से ही नियमों, मान्यताओं और डर के माध्यम से बांध देता है। व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है और दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगता है। ओशो इस मानसिक गुलामी के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुने और उसी के अनुसार जीवन जिए। हालांकि ओशो का जीवन विवादों से भी घिरा रहा। उनके आश्रम, उनके अनुयायियों की जीवन शैली और अमेरिका में उनके कम्यून को लेकर कई प्रश्न उठे। बहुत से लोगों ने उनके विचारों को क्रांतिकारी माना, जबकि कुछ ने उन्हें सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। उनके आलोचकों का मानना था कि उनकी शिक्षाएं पारंपरिक नैतिकता को चुनौती देती हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना था कि ओशो ने केवल उन सामाजिक ढांचों पर प्रश्न उठाए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। ओशो की सच्चाई को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझा जाए। वे अक्सर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते थे। उनके प्रवचन केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि मनोविज्ञान, राजनीति, प्रेम, कला और जीवन के अनेक आयामों को स्पर्श करते थे। उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों के दर्शन का गहन अध्ययन किया था। यही कारण है कि उनके विचारों में बुद्ध, महावीर, कृष्ण, यीशु, सुकरात और नीत्शे जैसे विचारकों की झलक मिलती है। उनका यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है कि मनुष्य जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को स्वयं को बदलने के लिए दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ नहीं उठाना चाहिए। उसे पहले स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। आत्मस्वीकृति ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तभी वह भीतर से शांत और मुक्त हो सकता है। ओशो की सच्चाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रेम की उनकी परिभाषा। वे प्रेम को संबंधों की कैद नहीं मानते थे। उनके अनुसार प्रेम स्वतंत्रता है, स्वामित्व नहीं। जब प्रेम में अधिकार और अपेक्षा आ जाती है, तब वह प्रेम नहीं रह जाता, बल्कि बंधन बन जाता है। उन्होंने प्रेम को एक आंतरिक अवस्था बताया, जिसमें व्यक्ति स्वयं से और समस्त अस्तित्व से जुड़ जाता है। उनकी वाणी का प्रभाव आज भी दुनिया भर में देखा जा सकता है। उनकी किताबें अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं और उनके प्रवचन आज भी लोग सुनते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक समय में जब मनुष्य तनाव, अकेलेपन और मानसिक संघर्षों से जूझ रहा है, तब ओशो के विचार उसे स्वयं की ओर लौटने का मार्ग दिखाते हैं। ओशो की सच्चाई केवल उनके व्यक्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जो व्यक्ति को स्वतंत्र सोच, आत्मबोध और जागरूक जीवन की ओर प्रेरित करती है। उनके जीवन और शिक्षाओं में विरोधाभास दिखाई दे सकते हैं, परंतु यही विरोधाभास उनके विचारों की गहराई को भी दर्शाते हैं। वे किसी एक निश्चित ढांचे में बंधने वाले संत नहीं थे, बल्कि निरंतर प्रश्न करने और अनुभव से सत्य खोजने वाले चिंतक थे। अगर आप चाहें तो मैं इसे स्कूल कॉलेज निबंध शैली में ठीक 1000 शब्दों में भी लिख सकता हूँ। ओशो की सच्चाई का एक और आयाम उनकी नए मनुष्य की कल्पना में दिखाई देता है। ओशो ने बार बार जोरबा द बुद्ध की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने यूनानी पात्र जोरबा की भौतिक जीवन, प्रेमी प्रवृत्ति और गौतम बुद्ध की गहरी ध्यानमय चेतना को एक साथ जोड़ा। उनके अनुसार भविष्य का मनुष्य न तो केवल भोग में डूबा होगा और न ही केवल त्याग में खोया होगा, बल्कि वह संतुलन में जीने वाला जागरूक व्यक्ति होगा। यह दृष्टिकोण पारंपरिक धार्मिक सोच से अलग था, जहां अक्सर संसार और अध्यात्म को एक दूसरे के विरोध में देखा जाता रहा है। ओशो ने समाज की संरचनाओं, परिवार, शिक्षा, राजनीति और धर्म पर भी गहराई से प्रश्न उठाए। उनका मानना था कि ये सभी संस्थाएं व्यक्ति को एक ढांचे में ढालने का काम करती हैं, जिससे उसकी मौलिकता दब जाती है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता देना होना चाहिए। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो व्यक्ति को रचनात्मक बनाए, न कि केवल आज्ञाकारी। उनकी आलोचना विशेष रूप से संगठित धर्मों के प्रति तीखी थी। उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे प्रमुख धर्मों की शिक्षाओं का विश्लेषण करते हुए कहा कि समय के साथ ये अपने मूल सत्य से दूर हो गए हैं। उनके अनुसार धर्म का सार अनुभव में है, न कि अनुष्ठानों और नियमों में। उन्होंने यह भी कहा कि जब धर्म सत्ता और राजनीति से जुड़ जाता है, तब वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने लगता है। ओशो की सच्चाई को समझने के लिए उनके जीवन के उस दौर को भी देखना आवश्यक है जब वे अमेरिका गए और वहां ओरेगन में एक कम्यून की स्थापना की। यह कम्यून, जिसे रजनीशपुरम के नाम से जाना गया, एक प्रयोग था, एक ऐसे समाज का प्रयोग जहां लोग बिना पारंपरिक बंधनों के ध्यान और जागरूकता के साथ जीवन जी सकें। यह प्रयोग बहुत जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। हजारों लोग दुनिया भर से वहां आने लगे, लेकिन इसी के साथ विवाद भी बढ़ते गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ टकराव, कानूनी समस्याएं और उनके कुछ अनुयायियों के कार्यों ने इस कम्यून को विवादों में ला दिया। अंततः ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी छवि को और अधिक जटिल बना दिया। कुछ लोगों ने इसे एक असफल प्रयोग माना, जबकि अन्य इसे एक साहसिक प्रयास के रूप में देखते हैं जिसने समाज के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी। ओशो का दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक भी था। उन्होंने मानव मन की जटिलताओं को समझने की कोशिश की और बताया कि कैसे दबी हुई इच्छाएं, भय और सामाजिक दबाव व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार ध्यान इन सब समस्याओं से मुक्त होने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने भीतर की उलझनों को समझ लेता है, तो वह धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। उनकी भाषा और शैली भी उनकी सच्चाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनके प्रवचनों में अक्सर हास्य और व्यंग्य का प्रयोग होता था, जिससे श्रोता सहज महसूस करते थे। वे कहानियों, उदाहरणों और प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को समझाते थे, जिससे जटिल दार्शनिक बातें भी आसानी से समझ में आ जाती थीं। ओशो ने यह भी कहा कि भय मानव जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। समाज, धर्म और परिवार अक्सर भय का उपयोग करके व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने इस भय से मुक्त होने पर जोर दिया। उनके अनुसार जब व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। उनके विचारों में एक और महत्वपूर्ण तत्व है, यहाँ और अभी का महत्व। ओशो ने कहा कि मनुष्य अक्सर अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जिससे वह वर्तमान क्षण को जी नहीं पाता। उनके अनुसार जीवन केवल वर्तमान में ही घटित होता है, और जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है, वही वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। ओशो की सच्चाई का संबंध उनके अनुयायियों के अनुभवों से भी जुड़ा हुआ है। बहुत से लोगों ने उनके ध्यान और शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने तनाव, अवसाद और जीवन की उलझनों से बाहर निकलने में मदद पाई। वहीं कुछ लोगों ने उनके विचारों को अत्यधिक स्वतंत्रता देने वाला और व्यावहारिक जीवन से दूर बताया। इस तरह उनकी सच्चाई एक समान नहीं है, बल्कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होती है। ओशो ने मृत्यु के विषय पर भी गहराई से विचार किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। उनके अनुसार जो व्यक्ति जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। उन्होंने मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार करने की बात कही। यह दृष्टिकोण पारंपरिक सोच से अलग है, जहां मृत्यु को अक्सर दुख और भय के रूप में देखा जाता है। उनके विचारों में प्रकृति के प्रति भी गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली, जो अत्यधिक भौतिकवाद और उपभोग पर आधारित है, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रही है। उन्होंने सरल और जागरूक जीवन जीने की बात कही, जिससे मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। ओशो की सच्चाई को समझना एक निरंतर प्रक्रिया है। उनके विचारों को केवल पढ़कर या सुनकर पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उन्हें अनुभव करना पड़ता है। यही कारण है कि उनके अनुयायी ध्यान और आत्मचिंतन को इतना महत्व देते हैं। उनके लिए ओशो केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति को स्वयं से जोड़ती है और उसे अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। ओशो की सच्चाई के इस विस्तृत चिंतन को आगे बढ़ाते हुए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि उनके विचार केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे सामूहिक चेतना में भी परिवर्तन की बात करते थे। ओशो का मानना था कि जब तक व्यक्ति भीतर से नहीं बदलता, तब तक समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, इसलिए हर व्यक्ति का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है।
उनके अनुसार क्रांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। यदि व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान, भय और अंधविश्वास को पहचान ले, तो वह स्वतः ही एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। यह आंतरिक परिवर्तन ही बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करता है। इसी कारण उन्होंने ध्यान को केवल व्यक्तिगत अभ्यास नहीं, बल्कि एक वैश्विक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया। ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने की बात कही। उनके लिए जीवन कोई बोझ या संघर्ष नहीं था, बल्कि एक अवसर था खुद को जानने का, अनुभव करने का और आनंद लेने का। उन्होंने कहा कि मनुष्य ने अपने जीवन को अत्यधिक गंभीर बना लिया है, जिससे वह छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस नहीं कर पाता। उनके अनुसार हंसी, संगीत, नृत्य और प्रेम ये सभी जीवन के आवश्यक अंग हैं, जिन्हें दबाना नहीं बल्कि खुलकर जीना चाहिए। उनकी यह सोच उन्हें पारंपरिक संतों से अलग बनाती है। जहाँ कई आध्यात्मिक परंपराएं संयम और त्याग पर बल देती हैं, वहीं ओशो ने स्वीकार और जागरूकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह नहीं कहा कि इच्छाओं को दबा दिया जाए, बल्कि यह कहा कि उन्हें समझा जाए। जब समझ गहरी होती है तो इच्छाएं अपने आप संतुलित हो जाती हैं। ओशो की सच्चाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्ति और अस्तित्व के बीच का संबंध। उन्होंने कहा कि मनुष्य अलग नहीं है, बल्कि इस पूरे अस्तित्व का एक हिस्सा है। जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि वह प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, तब उसमें अहंकार कम होने लगता है। यही अनुभव उसे शांति और संतोष की ओर ले जाता है। उनके विचारों में विज्ञान और आध्यात्म का भी एक अनूठा मेल दिखाई देता है। उन्होंने विज्ञान की प्रगति को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि केवल बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विज्ञान हमें बाहर की दुनिया को समझने में मदद करता है, जबकि ध्यान हमें भीतर की दुनिया से परिचित कराता है। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं, तब जीवन संतुलित और पूर्ण बनता है। ओशो ने गुरु शिष्य संबंध को भी एक नए दृष्टिकोण से देखा। उनके अनुसार सच्चा गुरु वह नहीं जो अनुयायियों को अपने ऊपर निर्भर बनाए, बल्कि वह है जो उन्हें स्वतंत्र बनाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा स्वयं सोचने और अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि उनके विचारों में स्वतंत्रता का इतना महत्व है। उनकी सच्चाई को लेकर जितनी सराहना हुई, उतनी ही आलोचना भी हुई, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने ऐसे प्रश्न उठाए जिनसे लोग अक्सर बचते हैं। यही उनकी विशेषता थी। वे केवल उत्तर नहीं देते थे, बल्कि प्रश्नों की गहराई तक ले जाते थे। समय के साथ उनके विचारों का प्रभाव और भी व्यापक होता गया। आज भी दुनिया भर में उनके ध्यान केंद्र, पुस्तकें और प्रवचन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। डिजिटल युग में भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। तनाव, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग आज भी शांति और संतुलन की तलाश में उनके शब्दों की ओर लौटते हैं। ओशो की सच्चाई को एक निश्चित परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। यह एक प्रवाह है, एक ऐसी यात्रा जो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए यह ध्यान का मार्ग है, तो किसी के लिए स्वतंत्रता का अनुभव, किसी के लिए यह प्रेम की गहराई है, तो किसी के लिए स्वयं को स्वीकार करने की प्रक्रिया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि ओशो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक ऐसी चेतना जो व्यक्ति को भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। उनके शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए हैं। जब कोई व्यक्ति उनके विचारों को अपने जीवन में उतारता है, तभी वह उनकी सच्चाई को वास्तव में समझ पाता है। अंततः ओशो की सच्चाई हमें यह सिखाती है कि जीवन को किसी और के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि अपनी समझ और अनुभव से जीना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय क्षमता है, जिसे पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। जब यह पहचान जागृत होती है, तब जीवन में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता आती है। इसी भावना के साथ, यदि आपको यह चिंतन उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो, तो आप गीता ज्ञान को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचारों को एक प्यारे से कमेंट के रूप में साझा करें, ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मनुष्य की सबसे बड़ी आदतों में से एक है सोचना, और कभी कभी यह सोच इतनी अधिक हो जाती है कि वह एक जाल बन जाती है। ओशो बार बार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मन का काम सोचना है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम मन नहीं हैं। फिर धीरे धीरे सोच हमारी पहचान बन जाती है, और वहीं से शुरू होता है ज्यादा सोचने का चक्र। ज्यादा सोचना कोई अचानक आने वाली समस्या नहीं है, यह धीरे धीरे पनपती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, सोचो, विश्लेषण करो, तुलना करो, निर्णय लो, और यह सब इतना स्वाभाविक लगने लगता है कि हम कभी रुककर यह नहीं देखते कि क्या सोच वास्तव में जरूरी है या यह केवल आदत बन चुकी है। ओशो कहते हैं कि विचार बादलों की तरह होते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं?
हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, उसे महत्व देते हैं, उसे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा विचार आता है, मैंने यह क्यों कहा, और कुछ ही पलों में वह एक लंबी कहानी बन जाता है। लोग क्या सोचेंगे, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह प्रक्रिया रुकती नहीं, क्योंकि हमने इसे रुकने का अवसर ही नहीं दिया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्यादा सोचने की आदत दरअसल नियंत्रण की इच्छा से जुड़ी होती है। हम हर चीज को समझना चाहते हैं, हर स्थिति को पकड़ना चाहते हैं, हर परिणाम को पहले से जान लेना चाहते हैं। लेकिन जीवन वैसा नहीं चलता। जीवन अनिश्चित है, और यही अनिश्चितता मन को बेचैन करती है। मन सोचकर एक नकली सुरक्षा बनाता है। ओशो कहते हैं, जब तुम बहुत सोचते हो तब तुम वर्तमान से दूर हो जाते हो। सोच हमेशा या तो अतीत में होती है या भविष्य में। वर्तमान में सोच की जरूरत नहीं होती। वर्तमान में केवल अनुभव होता है, लेकिन हम अनुभव से डरते हैं, इसलिए हम सोच में भाग जाते हैं। एक और दिलचस्प बात है, जितना ज्यादा हम सोच को रोकने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही बढ़ती है। अगर आप खुद से कहें मुझे नहीं सोचना है, तो आप पाएंगे कि विचार और तेजी से आने लगते हैं। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी नदी को हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे हों। पानी और जोर से बहने लगता है, तो फिर क्या किया जाए? ओशो का दृष्टिकोण बहुत अलग है। वे कहते हैं, सोच को रोकने की कोशिश मत करो, उसे देखो, बस साक्षी बनो। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखो। न उन्हें पकड़ो, न उन्हें भगाओ, केवल देखो। धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। जब आप विचारों को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं तो उनकी गति कम होने लगती है। वे अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा कहाँ से आती है? आपकी भागीदारी से। जैसे ही आप भागीदारी हटाते हैं, विचार स्वतः शांत होने लगते हैं। लेकिन यह भी एक प्रक्रिया है, कोई तुरंत होने वाली घटना नहीं। मन बार बार आपको खींचेगा किसी विचार में उलझने के लिए, किसी कहानी में खो जाने के लिए, और हर बार आपको याद करना होगा, केवल देखना है। कभी कभी आप पाएंगे कि विचारों की संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ रही है। यह भी स्वाभाविक है, क्योंकि अब आप उन्हें पहली बार सच में देख रहे हैं। पहले वे पृष्ठभूमि में थे, अब वे स्पष्ट हो गए हैं। और जब कुछ स्पष्ट होता है, यह बार भी क्रिएते कभी, तो वह पहले ज्यादा दिखाई देता है। यह भी संभव है कि सोच के बिना आपको खालीपन महसूस हो। यह खालीपन डरावना लग सकता है, क्योंकि हम इतने समय से विचारों के साथ जी रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति हमें असहज कर देती है। लेकिन ओशो कहते हैं, यही खालीपन असली दरवाजा है। इस खालीपन में धीरे धीरे एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, चेतना। यह सोच से अलग है, यह समझ है, लेकिन विचारों के माध्यम से नहीं। यह स्पष्टता है, लेकिन विश्लेषण के बिना। ज्यादा सोचने की आदत तब तक बनी रहती है जब तक हम उसे समस्या मानते रहते हैं। जैसे ही हम उसे देखना शुरू करते हैं, वह बदलने लगती है। लेकिन यह बदलाव किसी लक्ष्य की तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच को खत्म करने के लिए देख रहे हैं, तो आप फिर से एक लक्ष्य में फंस गए। ओशो बार बार कहते हैं, जीवन को हल मत करो, उसे जियो। सोच जीवन को हल करने की कोशिश है, अनुभव जीवन को जीने का तरीका है। और शायद यहीं से एक नया रास्ता खुलता है, जहां सोच दुश्मन नहीं है, लेकिन मालिक भी नहीं। जहां मन है, लेकिन आप उससे बंधे नहीं हैं। जहां विचार आते हैं, लेकिन आपको खींच कर नहीं ले जाते। और यह प्रक्रिया चलती रहती है, बिना किसी निश्चित अंत के, बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के। जैसे एक नदी बहती है, बिना यह जाने कि उसे कहाँ रुकना है। जैसे आकाश खुला रहता है, बिना किसी सीमा के। और जब यह प्रश्न भीतर ठहरता है, तो एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। मन तुरंत उत्तर देना चाहता है। वह कहता है, हाँ, समझना ही काफी है, या नहीं, मुक्ति जरूरी है। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें, तो देखेंगे कि यह भी मन का ही खेल है। हर प्रश्न के पीछे एक जल्दबाजी होती है, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की, किसी ठोस जमीन पर खड़े होने की। ओशो इस जल्दबाजी को पहचानने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मन हमेशा जल्दी में रहता है, क्योंकि उसे स्थिरता से डर लगता है। स्थिरता में उसका अस्तित्व कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए वह लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है, ताकि उसकी गति बनी रहे, उसकी पहचान बनी रहे। अगर आप इस बिंदु पर थोड़ा और गहराई से देखें, तो पाएंगे कि सोच केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं है। सोच एक निरंतर ध्वनि है, भीतर चलने वाला एक शोर। कभी यह धीमा होता है, कभी तेज, लेकिन यह हमेशा मौजूद रहता है। और हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं इस शोर के कि हमें यह सामान्य लगता है। लेकिन क्या होगा अगर यह शोर थोड़ा कम हो जाए? शायद पहले तो असहजता होगी, जैसे किसी ऐसे कमरे में अचानक शांति हो जाए जहां पहले बहुत शोर था। उस शांति में एक खालीपन होता है, एक अनजानपन, और मन तुरंत कुछ ढूंढने लगता है, कुछ सोचने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए।
यहीं पर साक्षी भाव की बात फिर सामने आती है, क्योंकि जब आप उस खालीपन को भी देखते हैं बिना उसे भरने की कोशिश किए, तो कुछ नया घटित होने लगता है। वह खालीपन अब डरावना नहीं रहता, वह एक स्थान बन जाता है, एक खुला आकाश जहां विचार आते जाते रहते हैं लेकिन ठहरते नहीं। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि हर विचार जरूरी नहीं है। कुछ विचार बस आदत के कारण आते हैं, जैसे पुरानी रिकॉर्डिंग बार बार चलती रहती है। कोई घटना होती है और उससे जुड़े पुराने विचार अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने कुछ कह दिया, घटना समाप्त हो गई, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है। फिर वह उसे दोहराता है, बदलता है, विश्लेषण करता है और एक पूरा संसार बना देता है उसके चारों ओर। लेकिन अगर उसी क्षण आप केवल देखें कि यह एक विचार है, एक प्रतिक्रिया है, तो उस पूरी कहानी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक समझ है, और समझ धीरे धीरे गहराती है। हर बार जब आप देखते हैं तो थोड़ी और स्पष्टता आती है, और हर बार जब आप भूल जाते हैं और विचारों में बह जाते हैं, तो भी एक अवसर होता है फिर से देखने का। यह प्रक्रिया सीधी रेखा में नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कभी लगता है कि सोच कम हो रही है, कभी लगता है कि और बढ़ गई है, लेकिन शायद यह बढ़ना नहीं है, बल्कि देखना बढ़ रहा है। और जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे एक दूरी बनने लगती है आप और आपके विचारों के बीच। यह दूरी बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन यही फर्क पैदा करती है, क्योंकि अब आप विचार नहीं हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। इस दूरी में एक स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती। यह धीरे धीरे उभरती है, जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई विचार बहुत शक्तिशाली होता है, वह आपको पूरी तरह खींच लेता है। उस समय साक्षी भाव याद नहीं रहता, आप उसमें डूब जाते हैं। लेकिन बाद में जब आप उसे देखते हैं तो एक नई समझ आती है कि यह भी एक पैटर्न है, एक आदत है। और फिर अगली बार शायद आप थोड़ा जल्दी जागरूक हो जाएं, शायद नहीं भी हों, और यही अनिश्चितता इस प्रक्रिया का हिस्सा है। ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, लेकिन मन हर चीज को समस्या बना देता है, यहाँ तक कि ज्यादा सोचना भी एक समस्या बन जाती है। और जैसे ही यह समस्या बनती है, मन उसे हल करने में लग जाता है। नई तकनीकें, नए तरीके, नए प्रयास। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे समस्या मानना ही छोड़ दें? अगर हम इसे केवल एक घटना की तरह देखें, जैसे बारिश होती है, जैसे हवा चलती है, वैसे ही विचार आते हैं, तब शायद उसमें वह तनाव नहीं रहेगा जो अभी है। यह दृष्टिकोण आसान नहीं है, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी समस्याओं को हल करने में बिताई है। और यहाँ कहा जा रहा है, कुछ भी हल मत करो, केवल देखो। यह मन के लिए एक अजीब प्रस्ताव है, लेकिन इसी अजीबपन में कुछ नया छिपा हुआ है। क्योंकि जब आप कुछ हल नहीं कर रहे होते, तब आप पहली बार वास्तव में देख रहे होते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के। और उस देखने में धीरे धीरे एक मौन उभरता है। यह मौन शब्दों के बीच नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे होता है। विचार अभी भी आ सकते हैं, लेकिन अब वे उस मौन को ढंक नहीं पाते। यह मौन स्थायी नहीं होता, वह आता है, जाता है, लेकिन हर बार जब वह आता है तो कुछ बदल जाता है। जैसे भीतर कोई जगह थोड़ी और साफ हो जाती है, और फिर मन वापस आता है अपने विचारों के साथ, अपनी कहानियों के साथ, और आप फिर से देखते हैं या भूल जाते हैं, और फिर याद आता है। यह एक चक्र की तरह चलता रहता है। कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखता, कोई निश्चित अवस्था नहीं जहां कहा जा सके अब सब ठीक हो गया। और शायद यही इसकी खूबसूरती है कि यह यात्रा कहीं पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि हर पल में घट रही है, हर विचार में, हर विराम में, हर उस क्षण में जब आप देखते हैं या नहीं देखते। और वही प्रश्न फिर से धीरे से उभरता है, क्या देखने वाला भी एक विचार है या कुछ और? क्या देखने वाला भी एक विचार है या कुछ और जैसे ही यह प्रश्न भीतर उठता है, एक बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है। अब तक जो कुछ भी देखा जा रहा था, विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, सब मानो एक पर्दे पर चल रही फिल्म की तरह थे। लेकिन अब ध्यान उस पर्दे की ओर मुड़ने लगता है जिस पर यह सब चल रहा है। क्या वह पर्दा भी कोई चीज है जिसे देखा जा सकता है, या वह देखने की ही क्षमता है? मन यहाँ फिर चालाकी करता है। वह तुरंत उत्तर देना चाहता है, वह आत्मा है, वह चेतना है, वह साक्षी है। लेकिन ये सब भी शब्द हैं, और शब्द फिर से एक नया विचार बन जाते हैं। और जैसे ही कोई नाम दे दिया जाता है, मन उसे पकड़ लेता है और कहता है, अब मैं समझ गया। लेकिन क्या सच में समझ आया, या केवल एक नया लेबल मिल गया? ओशो बार बार इसी जगह पर इशारा करते हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं
और अनुभव शुरू होता है। लेकिन हम शब्दों के इतने आदी हैं कि बिना शब्दों के हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, जबकि शायद पहली बार वही कुछ नहीं, असली कुछ होता है। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि देखने वाला अलग नहीं है, वह किसी कोने में बैठा हुआ दर्शक नहीं है, वह हर जगह फैला हुआ है। वह विचारों के बीच भी है और विचारों के बिना भी, वह शोर में भी है और मौन में भी। और इस समझ के साथ एक अजीब सा हल्कापन आता है। अब विचारों को रोकने की उतनी कोशिश नहीं होती, अब उनसे लड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि अब वे दुश्मन नहीं लगते बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा लगते हैं। कभी कभी आप खुद को सोचते हुए पाएंगे और उसी क्षण एक हल्की सी मुस्कान आ जाएगी, फिर से शुरू हो गया। और उस मुस्कान में ही एक दूरी होती है, एक साक्षी भाव छुपा होता है। यह दूरी कोई दीवार नहीं है बल्कि एक खुलापन है। इसमें कुछ भी दबाया नहीं जाता, कुछ भी रोका नहीं जाता, सब कुछ आने जाने के लिए स्वतंत्र है। और शायद यहीं पर ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है, क्योंकि अब उसे ऊर्जा नहीं मिल रही, अब उसे लगातार गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। लेकिन यह भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि जीवन हर पल नया है, हर स्थिति अलग है। कभी कभी कोई ऐसा क्षण आ जाता है जहां आप पूरी तरह बह जाते हैं, भावनाओं में, विचारों में, प्रतिक्रियाओं में, और उस समय सारी समझ कहीं खो जाती है। लेकिन फिर किसी शांत क्षण में वह याद वापस आती है कि देखने का एक रास्ता भी है, और फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लक्ष्य के। जैसे सांस आती जाती है वैसे ही जागरूकता आती जाती है, और शायद धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाती है कि ज्यादा सोचना कोई दुश्मन नहीं था, वह तो बस एक संकेत था कि कहीं ना कहीं हम अपने आप से दूर हो गए थे। और अब जब यह दूरी कम होने लगती है तो सोच अपने आप संतुलित होने लगती है। कभी वह होती है, कभी नहीं होती, लेकिन अब वह बोझ नहीं लगती, अब वह एक साधन बन जाती है, मालिक नहीं। और इसी के साथ जीवन में एक नई सहजता आने लगती है। कोई विशेष प्रयास नहीं, कोई विशेष उपलब्धि नहीं, बस एक साधारण सी जागरूकता जो हर पल बदलती रहती है, हर अनुभव के साथ, हर सांस के साथ। और फिर भी कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता, जो हमेशा वही रहता है। चाहे आप सोच में हो या मौन में, चाहे आप जागरूक हों या भूल गए हों, वह हमेशा मौजूद है। शायद वही असली आधार है, या शायद यह भी एक विचार है। और यह प्रश्न फिर से खुला रह जाता है, बिना किसी उत्तर के, बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के, जैसे एक अधूरी धुन जो पूरी होने के लिए नहीं बल्कि बहने के लिए है। और इसी बहाव में इस कहानी को यहीं एक हल्के से विराम देते हुए, अगर यह विचारों की यात्रा आपको थोड़ी भी छू पाई हो तो गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, शायद आपका एक छोटा सा अनुभव किसी और के लिए एक नई शुरुआत बन जाए। और कहानी यहीं ठहरती नहीं, बस फिलहाल इतना ही। ओशो की हर मत मानो यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, क्योंकि जब हम किसी गुरु, दार्शनिक या मार्गदर्शक की ओर देखते हैं तो अक्सर उनसे दिशा पाने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ओशो की बातों का सार यही है कि अंधानुकरण से सच्चाई नहीं मिलती बल्कि जागरूकता से मिलती है। यदि तुम हर बात को बिना सोचे स्वीकार कर लोगे तो तुम अपनी स्वतंत्र चेतना खो दोगे, और जहाँ चेतना खो गई वहाँ जीत कैसे संभव है? जीत का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है, यह भीतर की स्पष्टता, आत्मविश्वास और अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदारी लेने से जुड़ा है। जब तुम किसी और के विचारों को अपनी आंख बंद करके अपनाते हो तो तुम अपनी सोचने की क्षमता को कमजोर कर देते हो। धीरे धीरे तुम दूसरों के सहारे जीने लगते हो, और यही निर्भरता तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन एक प्रयोग है, इसमें कोई निश्चित रास्ता नहीं है जो हर किसी के लिए सही हो। जो बात किसी एक व्यक्ति के लिए सच है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी सच हो। इसलिए यदि तुम हर मत को मानते जाओगे, ओशो ओशो, तो तुम अपने अनुभव से दूर होते जाओगे, तुम्हारी अपनी यात्रा रुक जाएगी। यहाँ हर मत मानो का अर्थ यह नहीं है कि तुम विरोधी बन जाओ या हर चीज को नकार दो। इसका मतलब है कि तुम हर विचार को जांचो, परखो, अपने अनुभव में उतारो। अगर वह तुम्हारे भीतर सत्य की तरह गूंजता है तभी उसे स्वीकार करो, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। यह चयन की क्षमता ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो तो शुरुआत में डर लगता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास कोई और नहीं होता जिसे तुम अपनी असफलता का दोष दे सको। लेकिन यही डर धीरे धीरे साहस में बदलता है, और यही साहस तुम्हारी जीत की नींव बनता है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों के साथ खड़ा रह सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। दूसरों के विचारों को मानने में एक आराम है, वहां तुम्हें सोचना नहीं पड़ता,
संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन वही आराम तुम्हें कमजोर बना देता है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हमेशा सहारे के साथ चलना सीखता है, वह कभी अपने पैरों पर चलने की ताकत नहीं विकसित कर पाता। ओशो का पूरा जोर इस बात पर है कि तुम जागो। जागरूकता का अर्थ है कि तुम हर क्षण सचेत रहो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके प्रभाव में कर रहे हो। अगर तुम्हारा कोई निर्णय केवल इसलिए है क्योंकि किसी और ने ऐसा कहा है, तो वह तुम्हारा निर्णय नहीं है। जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यह आवाज बहुत सूक्ष्म होती है और इसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है। अगर तुम्हारा मन दूसरों के विचारों से भरा हुआ है तो यह आवाज दब जाती है। इसीलिए पहले तुम्हें उस शोर को कम करना होगा। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, किसी गुरु से नहीं आती, यह तुम्हारे अनुभव से आती है। और यही अनुभव तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास देता है। अगर तुम हर मत को मानते रहोगे तो तुम्हारा जीवन एक उधार का जीवन बन जाएगा। तुम वही करोगे जो दूसरों ने कहा, वही सोचोगे जो दूसरों ने सिखाया, लेकिन तुम्हारी अपनी पहचान कहाँ होगी, तुम्हारी अपनी आवाज कहाँ होगी। ओशो का संदेश विद्रोह का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का है। वे चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अपने अनुभव से सीखो, अपनी गलतियों से गुजरो, क्योंकि गलती भी एक शिक्षक है और कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक। यह सान्हा, जब तक तुम किसी और के शब्दों पर निर्भर हो तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी है। लेकिन जैसे ही तुम अपने अनुभव पर भरोसा करना शुरू करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तुम्हें गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। जीत का मतलब यह नहीं कि तुम कभी हारोगे नहीं। असली जीत यह है कि तुम हर हार से सीखो और फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहो। अगर तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है तो हर अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जब तुम दूसरों के विचारों से मुक्त होते हो तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन आता है। यह खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन यही तुम्हारी सृजनात्मकता का स्रोत है। इसी खालीपन से तुम्हारे अपने विचार जन्म लेते हैं और तुम्हारे भीतर तुम्हारी अपनी समझ विकसित होती है। इसलिए हर मत मानो एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, अपने सत्य को खोजने का, अपनी यात्रा को जीने का। और जब तक तुम यह समझ नहीं लेते कि तुम्हारी जीत तुम्हारे अपने हाथ में है, तब तक तुम भटकते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम दूसरों से दिशा मांगना बंद कर देते हो और अपने भीतर दिशा ढूंढना शुरू कर देते हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। तुम्हारे भीतर ही वह बुद्धि है जो तुम्हें सही गलत का भेद बता सकती है। लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें दूसरों के शोर से बाहर आना होगा। और जब तुम यह कदम उठाते हो तभी असली यात्रा शुरू होती है। और जब यह यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले तुम्हारा सामना तुम्हारे अपने मन से होता है। वही मन जो अब तक दूसरों के विचारों से भरा हुआ था, अचानक सवालों से भरने लगता है। मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? जो मैं कर रहा हूँ, क्या वह सच में मेरा है? ये प्रश्न तुम्हें बेचैन कर सकते हैं, लेकिन यही बेचैनी तुम्हें गहराई की ओर ले जाती है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो गए हो, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। भीड़ में होना आसान होता है, वहाँ जिम्मेदारी बांट दी जाती है, सोच भी बांट दी जाती है। लेकिन जैसे ही तुम अलग खड़े होते हो, तुम्हें खुद सोचना पड़ता है, खुद तय करना पड़ता है। यही अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बनता है। तुम पाओगे कि जो डर तुम्हें रोकता था, वह दरअसल तुम्हारे भीतर की असुरक्षा थी। दूसरों की बात मानकर तुम उस असुरक्षा को छुपा लेते थे, लेकिन जब तुम खुद निर्णय लेने लगते हो तो वही असुरक्षा सामने आती है। अब तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। और यही सामना तुम्हें बदलता है। जब तुम अपने डर को देखते हो बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए, तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि डर केवल एक विचार है, कोई वास्तविक दीवार नहीं। और जैसे ही यह समझ आती है, तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता तुम्हें जोखिम लेने की हिम्मत देती है। अब तुम गलती करने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है कि गलती भी तुम्हारी ही होगी और उससे सीख भी तुम्हारी ही होगी। यही स्वीकृति तुम्हें परिपक्व बनाती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें सलाह दे सकते हैं या तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि वे उसी ढांचे में जी रहे हैं जिससे तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तुम उनकी बातों से प्रभावित हुए बिना अपनी राह पर टिके रहो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उन्हें गलत समझो या उनसे दूर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर की स्पष्टता को बनाए रखो।
तुम्हारी यह स्पष्टता धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अब तुम्हें हर बार निर्णय लेने में उतनी उलझन नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दिशा बनने लगती है। यह दिशा किसी किताब या गुरु से नहीं आई, यह तुम्हारे अपने अनुभवों से बनी है, और यही अनुभव तुम्हें एक अलग नजरिया देते हैं। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम्हारे लिए सही गलत का मतलब बदल जाता है। अब तुम किसी नियम या परंपरा के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी समझ के आधार पर निर्णय लेते हो। यह समझ तुम्हें अधिक जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होता। जब तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आने लगती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह भीतर की स्थिरता से आती है। अब अगर कोई तुम्हें कुछ कहता भी है, तो तुम उसे सुनते हो, समझते हो, लेकिन तुरंत स्वीकार नहीं करते। तुम उसे अपने अनुभव की कसौटी पर रखते हो। अगर वह तुम्हारे भीतर सही लगता है, तभी उसे अपनाते हो। यही जागरूकता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। जैसे तुम अपने अनुभव से सीख रहे हो, वैसे ही दूसरे भी सीख रहे हैं। इसलिए अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम केवल खुद पर ध्यान देते हो। यह बदलाव बहुत गहरा होता है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। पहले जहां तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर थे, अब तुम अपने आत्मसम्मान पर खड़े होते हो। अब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलते, और यही ईमानदारी तुम्हारे रिश्तों को अधिक सच्चा बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, क्योंकि यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। कई बार तुम वापस पुराने पैटर्न में गिर सकते हो, फिर से दूसरों की बातों में आ सकते हो, लेकिन हर बार जब तुम जागरूक होते हो, तुम फिर से अपने रास्ते पर लौट आते हो। यह लौटना ही तुम्हारी प्रगति है। समय के साथ तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम्हें अब बाहरी मान्यता की जरूरत कम होती जा रही है। तुम्हारी खुशी अब इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने अनुभवों से, तुम्हारी अपनी यात्रा से आने लगती है, और यही असली स्वतंत्रता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीत कोई अंतिम मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर निर्णय में तुम अपनी जीत को जीते हो। जब तुम अपने सच के साथ खड़े रहते हो, वही तुम्हारी जीत है। और जब तक तुम खुद को सुनते रहते हो, अपने अनुभव पर भरोसा करते रहते हो, तब तक यह यात्रा चलती रहती है। और जब यह यात्रा लगातार चलती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने भीतर और बाहर के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटता हुआ महसूस होता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि तुम्हारी समझ, तुम्हारी जागरूकता तुम्हारे हर कार्य में झलकने लगती है। तुम जो भी करते हो, उसमें एक सच्चाई होती है, एक गहराई होती है। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं रहता, न ही कोई दौड़। अब यह एक अनुभव बन जाता है, हर पल को देखने, समझने और जीने का अनुभव। पहले जहां तुम भविष्य की चिंता में उलझे रहते थे या अतीत की यादों में खोए रहते थे, अब तुम वर्तमान में जीने लगते हो। यही वर्तमान तुम्हें सबसे अधिक सशक्त बनाता है। जब तुम वर्तमान में होते हो, तो तुम्हारे निर्णय भी अधिक स्पष्ट होते हैं। अब तुम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, न ही किसी के दबाव में आकर रास्ता बदलते हो। तुम रुकते हो, सोचते हो, महसूस करते हो और फिर निर्णय लेते हो। यही ठहराव तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो चीज तुम्हें पहले नहीं मिली, वह शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम उसके लिए तैयार नहीं थे। और अब जब तुम तैयार हो, तो चीजें अपने आप तुम्हारी ओर आने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। अब तुम्हारे भीतर एक विश्वास पैदा होता है खुद पर, अपनी यात्रा पर, अपने निर्णयों पर। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम टूटते नहीं हो, बल्कि सीखते हो। अब हार भी तुम्हें डराती नहीं है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हार और जीत दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति केवल जीत चाहता है, वह कभी पूरी तरह नहीं सीख पाता, लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें औरों के लिए भी प्रेरणा बना देती है। बिना कुछ कहे, बिना किसी को समझाने की कोशिश किए, तुम्हारा जीवन ही एक संदेश बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर सीखने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सच्चाई होती है जो शब्दों से परे होती है। अब तुम दूसरों को सलाह देने की जल्दी में नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर किसी को अपनी राह खुद ही खोजनी होती है। तुम केवल उनका साथ दे सकते हो, उन्हें सुन सकते हो, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं चुन सकते। और यही परिपक्वता है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहती, तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो
कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा है। हर कदम, हर अनुभव, हर सीख, यही तुम्हारी असली पूंजी है। अब तुम खुद को भी स्वीकार करने लगते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। पहले जहां तुम खुद को बदलने की कोशिश करते थे ताकि दूसरों को पसंद आ सको, अब तुम खुद को समझने की कोशिश करते हो। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे स्वीकृति भी बढ़ती है। यह स्वीकृति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब तुम तुलना करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जो तुम्हारे लिए सही है वह किसी और के लिए जरूरी नहीं कि सही हो, और जो किसी और के लिए सही है वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। यह समझ तुम्हें ईर्ष्या, असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा से मुक्त करती है। अब तुम्हारे भीतर एक सहजता आ जाती है। तुम चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। तुम प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हो, लेकिन बिना अपनी जागरूकता खोए। यही संतुलन तुम्हें स्थिर और लचीला दोनों बनाता है। समय के साथ तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की उपलब्धियां क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता स्थायी होती है। और जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। अब तुम्हारा जीवन एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सजग उत्तर बन जाता है। तुम हर परिस्थिति में सोच समझकर जवाब देते हो, बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने के। यही अंतर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि जो रास्ता तुमने चुना था वह आसान नहीं था, लेकिन सही था। उस रास्ते ने तुम्हें गिराया भी, सिखाया भी, और अंततः तुम्हें तुमसे मिलाया। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी स्पष्टता, यही तुम्हारी जीत है। और यही वह बिंदु है जहां हर मत मानो की बात पूरी तरह समझ में आती है। क्योंकि अगर तुमने हर मत मान लिया होता तो तुम कभी अपने मत तक नहीं पहुंच पाते। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी अपनी समझ से उठता है, हर निर्णय तुम्हारी अपनी चेतना से आता है, और यही स्वतंत्रता तुम्हें जीवन का असली स्वाद देती है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कुछ नया सिखाता है, हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और गहरा बनाता है, और तुम इस पूरे सफर को एक उत्सव की तरह जीने लगते हो, जहां कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, केवल जागरूकता, स्वीकृति और निरंतर विकास। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं रहती कि तुम जीत गए हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बन जाता है। गीता ज्ञान चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ओशो के विचारों के अनुसार मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। जब तक है तब तक अंत न हो का अर्थ भी यही है कि जब तक जीवन है तब तक खोज जारी रहनी चाहिए। मन को शांत करने की प्रक्रिया का भी कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता, यह एक सतत अभ्यास है। ओशो कहते हैं कि मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। जितना हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही अधिक सक्रिय हो जाता है। इसीलिए पहला कदम यह समझना है कि मन को शांत करना कोई युद्ध नहीं है, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है अतीत और भविष्य में जीना। हम या तो बीती हुई बातों पर पछताते रहते हैं या आने वाले समय की चिंता करते रहते हैं। ओशो का कहना है कि सच्ची शांति केवल वर्तमान क्षण में ही मिल सकती है। जब आप पूरी तरह से अभी में जीते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। ध्यान, मेडिटेशन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ओशो के अनुसार ध्यान का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ जीना। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह महसूस करना, उसी में डूब जाना। चाहे आप चल रहे हों, खा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, अगर आप पूरी तरह से उस पल में हैं तो वही ध्यान है। ओशो यह भी कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा। इच्छाएं ही मन को भटकाती हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को देखें, उन्हें समझें और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी है। कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें तुरंत शांति नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन ओशो का कहना है कि यह एक लंबी यात्रा है। इसमें समय लगता है, लेकिन हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे।
मन को शांत करने का एक और तरीका है अपने भीतर की आवाज को सुनना। अक्सर हम बाहरी दुनिया के शोर में इतने खो जाते हैं कि अपने अंदर की शांति को महसूस ही नहीं कर पाते। अगर आप कुछ समय अकेले में बिताएं, अपने आप से जुड़ें, तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक गहरी शांति पहले से ही मौजूद है। ओशो के अनुसार जीवन में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हर सीख हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए हमें किसी अंतिम लक्ष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें बस अपने सफर का आनंद लेना चाहिए। जब तक है तब तक अंत न हो का मतलब यही है कि हमें अपनी खोज को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। चाहे हम कितनी भी शांति महसूस कर लें, हमेशा कुछ और गहराई बाकी रहती है। यही जीवन की खूबसूरती है। अंत में मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर से प्राप्त कर सकें। यह हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखने लगते हैं, जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं और जब हम अपनी इच्छाओं को समझकर उनसे ऊपर उठने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती और शायद यही इसका सबसे सुंदर पहलू है, क्योंकि जब तक यात्रा चल रही है तब तक जीवन में उत्साह बना रहता है और जब तक हम खोज में हैं तब तक हम जीवित हैं। इसलिए अगर आप सच में मन की शांति चाहते हैं तो किसी अंत की तलाश मत कीजिए। बस चलते रहिए, सीखते रहिए और अपने भीतर की गहराई में उतरते रहिए। यही ओशो का संदेश है और यही जीवन का असली सार है। ओशो के इस विचार को आगे बढ़ाते हुए यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि मन की शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम पकड़ सकें या अपने पास स्थायी रूप से रख सकें। यह एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है, लेकिन जब हम इसे समझने लगते हैं तब हम इसके साथ बहना सीख जाते हैं। इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। मन का स्वभाव ही है चलायमान होना। वह कभी एक जगह नहीं रुकता। अगर हम उससे यह उम्मीद करें कि वह पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाए तो यह हमारी भूल होगी। ओशो कहते हैं कि मन को शांत करने की बजाय हमें उसके साथ एक नई तरह की मित्रता बनानी चाहिए। जब आप अपने मन से लड़ना छोड़ देते हैं तब एक गहरी शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह मन नहीं है बल्कि मन का दर्शक है। यह समझ धीरे धीरे आती है और जब यह आती है तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वे आपको अंदर से हिला नहीं पाते। आप उन्हें एक फिल्म की तरह देखते हैं, जैसे कोई कहानी चल रही हो और आप उसके साक्षी हों। धीरे धीरे यह साक्षी भाव, विटनेसिंग, इतना गहरा हो जाता है कि मन की हलचल आपको परेशान नहीं करती। पहले जो बातें आपको तनाव देती थीं, अब वही बातें आपको सामान्य लगने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि समझ का परिणाम है। ओशो यह भी बताते हैं कि मन की शांति पाने के लिए हमें अपने शरीर और सांस के साथ भी जुड़ना होगा। जब आप अपनी सांस को ध्यान से महसूस करते हैं, उसका आना और जाना, तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। यह एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। हर दिन कुछ समय केवल अपनी सांस पर ध्यान देना आपके मन को धीरे धीरे शांत करने लगता है। इसके साथ ही जीवन में सहजता, नेचुरलनेस भी बहुत जरूरी है। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं, समाज के नियमों में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं और इसी में अपने असली स्वरूप को खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि जब आप अपने स्वभाव के अनुसार जीने लगते हैं तब मन का संघर्ष कम होने लगता है। इस सफर में कई बार ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं। कभी मन बहुत शांत होगा तो कभी बहुत अशांत, लेकिन यह उतार चढ़ाव ही जीवन का हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करना ही असली समझ है। अगर आप हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी स्थिति आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। एक और गहरी बात जो ओशो समझाते हैं वह यह है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप शांति को लक्ष्य बना लेते हैं तो वह भी एक इच्छा बन जाती है और इच्छा हमेशा अशांति पैदा करती है। इसलिए शांति को पाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि जागरूकता को बढ़ाइए। जब जागरूकता बढ़ती है तो शांति अपने आप आती है। यहाँ जब तक है तब तक अंत न हो का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी अंत तक पहुँचने के लिए भागते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम इस यात्रा को कभी खत्म न होने दें। हर दिन, हर पल हम कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया समझ सकते हैं। जीवन को अगर एक यात्रा की तरह देखा जाए तो हर अनुभव एक पड़ाव है। कोई भी अनुभव अंतिम नहीं है। इसीलिए हमें किसी एक स्थिति से चिपकने की जरूरत नहीं है, न तो खुशी से, न ही दुख से। जब हम इस तरह जीते हैं तो मन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। अंत की ओर बढ़ते हुए यह समझ और गहरी हो जाती है कि जीवन में कोई निश्चित अंत नहीं है। हर अंत एक नई शुरुआत है। और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती,
ओशो का संदेश बहुत सरल है, लेकिन उसे समझने के लिए गहराई चाहिए। वह कहते हैं कि जीवन को एक खेल की तरह जियो, एक उत्सव की तरह जियो। जब आप जीवन को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं तो मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि हमें खुद को जानना है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। सारी शांति, सारी खुशी हमारे अंदर ही होती है। और यही वह बिंदु है जहाँ कहानी का अंत भी होता है और शुरुआत भी। क्योंकि जैसे ही आप एक सत्य को समझते हैं, एक नया प्रश्न सामने आ जाता है, एक नई खोज शुरू हो जाती है। इसलिए इस यात्रा को जारी रखिए, अपने भीतर उतरते रहिए, अपने विचारों को देखते रहिए और जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते रहिए। यही असली ध्यान है, यही असली शांति है और यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। और शायद यही सबसे सुंदर बात है कि जब तक जीवन है तब तक यह खोज चलती रहती है और तब तक कोई अंतिम अंत नहीं होता। ओशो के इन गहरे विचारों को और आगे समझते हुए यह स्पष्ट होता है कि मन की शांति केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि एक निरंतर जागरूकता की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। अब ओसिया या हर वह साधक जो इस राह पर है, एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे बाहरी परिस्थितियां पहले जैसी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जहां छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थीं, अब वही बातें उसे छू कर निकल जाती हैं। इसका कारण यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि अब वह उन्हें अलग दृष्टि से देखने लगा है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर एक गहरी स्थिरता विकसित होने लगती है। वह समझ जाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब मन का उतार चढ़ाव कम होने लगता है। अब वह हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। धीरे धीरे उसकी चेतना और भी विस्तार लेने लगती है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के दुख और सुख को भी महसूस करने लगता है। उसके अंदर करुणा, कंपैशन का भाव जागता है। यह करुणा उसे और भी शांत और संतुलित बनाती है। इस यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे अब किसी मंजिल की तलाश नहीं है। पहले वह शांति को पाना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। यह तो उसकी अपनी ही प्रकृति है जो हमेशा से उसके भीतर मौजूद थी। अब वह जीवन को एक खेल की तरह देखने लगता है, एक ऐसा खेल जिसमें जीत और हार दोनों ही बराबर हैं। वह हर अनुभव को पूरी तरह जीता है, लेकिन किसी से भी बंधता नहीं है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अभी हार, नानी, दोनों ही जब तक है तब तक अंत न हो का गहरा अर्थ अब पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जीवन को किसी अंत की ओर नहीं ले जाना है, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना है। जब आप हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो जीवन अपने आप पूर्ण हो जाता है। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, लेकिन यह अंत भी एक साधारण अंत नहीं है। यह एक ऐसा अंत है जो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, बल्कि एक नई समझ को जन्म देता है। ओसिया या साधक अब एक शांत जगह पर बैठा है। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति है, ऐसी शांति जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वह पूरी तरह जागरूक है। वह अब कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। वह समझ चुका है कि जीवन का असली उद्देश्य कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। और जब यह समझ आ जाती है तब जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता है और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं, बल्कि समझ की है। अब उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। वह जैसा है, जहां है, उसी में पूर्ण है। यही इस कहानी का अंत है और यही इसकी सबसे बड़ी सीख भी। इस पूरी यात्रा से हमें यह समझ में आता है कि मन की शांति बाहर नहीं मिलती, बल्कि हमारे भीतर ही छुपी होती है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखना सीख जाते हैं, जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं और जब हम जीवन को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर पल हमें खुद को थोड़ा और समझने का मौका मिलता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत एक नई यात्रा। देश, अगर आपको यह गहरी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान और विचारों को और भी समझना चाहते हैं, तो गीता ज्ञान चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपको जीवन की सच्चाइयों से जोड़ता है, आपको भीतर से मजबूत बनाता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए
और अपने जीवन को एक सुंदर यात्रा बनाइए। ओशो की हर मत मानो यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, क्योंकि जब हम किसी गुरु, दार्शनिक या मार्गदर्शक की ओर देखते हैं तो अक्सर उनसे दिशा पाने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ओशो की बातों का सार यही है कि अंधानुकरण से सच्चाई नहीं मिलती, बल्कि जागरूकता से मिलती है। यदि तुम हर बात को बिना सोचे स्वीकार कर लोगे तो तुम अपनी स्वतंत्र चेतना खो दोगे, और जहाँ चेतना खो गई वहाँ जीत कैसे संभव है? जीत का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है, यह भीतर की स्पष्टता, आत्मविश्वास और अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदारी लेने से जुड़ा है। जब तुम किसी और के विचारों को अपनी आंख बंद करके अपनाते हो तो तुम अपनी सोचने की क्षमता को कमजोर कर देते हो। धीरे धीरे तुम दूसरों के सहारे जीने लगते हो, और यही निर्भरता तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन एक प्रयोग है, इसमें कोई निश्चित रास्ता नहीं है जो हर किसी के लिए सही हो। जो बात किसी एक व्यक्ति के लिए सच है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी सच हो। इसलिए यदि तुम हर मत को मानते जाओगे ओशो ओशो तो तुम अपने अनुभव से दूर होते जाओगे, तुम्हारी अपनी यात्रा रुक जाएगी। यहाँ हर मत मानो का अर्थ यह नहीं है कि तुम विरोधी बन जाओ या हर चीज को नकार दो। इसका मतलब है कि तुम हर विचार को जांचो, परखो, अपने अनुभव में उतारो। अगर वह तुम्हारे भीतर सत्य की तरह गूंजता है तभी उसे स्वीकार करो, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। यह चयन की क्षमता ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो तो शुरुआत में डर लगता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास कोई और नहीं होता जिसे तुम अपनी असफलता का दोष दे सको। लेकिन यही डर धीरे धीरे साहस में बदलता है, और यही साहस तुम्हारी जीत की नींव बनता है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों के साथ खड़ा रह सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। दूसरों के विचारों को मानने में एक आराम है, वहां तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन वही आराम तुम्हें कमजोर बना देता है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हमेशा सहारे के साथ चलना सीखता है, वह कभी अपने पैरों पर चलने की ताकत नहीं विकसित कर पाता। ओशो का पूरा जोर इस बात पर है कि तुम जागो। जागरूकता का अर्थ है कि तुम हर क्षण सचेत रहो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके प्रभाव में कर रहे हो। अगर तुम्हारा कोई निर्णय केवल इसलिए है क्योंकि किसी और ने ऐसा कहा है तो वह तुम्हारा निर्णय नहीं है। जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यह आवाज बहुत सूक्ष्म होती है और इसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है। अगर तुम्हारा मन दूसरों के विचारों से भरा हुआ है तो यह आवाज दब जाती है। इसीलिए पहले तुम्हें उस शोर को कम करना होगा। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, किसी गुरु से नहीं आती, यह तुम्हारे अनुभव से आती है, और यही अनुभव तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास देता है। अगर तुम हर मत को मानते रहोगे तो तुम्हारा जीवन एक उधार का जीवन बन जाएगा। तुम वही करोगे जो दूसरों ने कहा, वही सोचोगे जो दूसरों ने सिखाया, लेकिन तुम्हारी अपनी पहचान कहाँ होगी, तुम्हारी अपनी आवाज कहाँ होगी। ओशो का संदेश विद्रोह का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का है। वे चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अपने अनुभव से सीखो, अपनी गलतियों से गुजरो, क्योंकि गलती भी एक शिक्षक है, और कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक। यह आसान है, जब तक तुम किसी और के शब्दों पर निर्भर हो तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी है। लेकिन जैसे ही तुम अपने अनुभव पर भरोसा करना शुरू करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तुम्हें गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। जीत का मतलब यह नहीं कि तुम कभी हारोगे नहीं। असली जीत यह है कि तुम हर हार से सीखो और फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहो। अगर तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है तो हर अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जब तुम दूसरों के विचारों से मुक्त होते हो तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन आता है। यह खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन यही तुम्हारी सृजनात्मकता का स्रोत है। इसी खालीपन से तुम्हारे अपने विचार जन्म लेते हैं और तुम्हारे भीतर तुम्हारी अपनी समझ विकसित होती है।
इसलिए हर मत मानो एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, अपने सत्य को खोजने का, अपनी यात्रा को जीने का। और जब तक तुम यह समझ नहीं लेते कि तुम्हारी जीत तुम्हारे अपने हाथ में है, तब तक तुम भटकते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम दूसरों से दिशा मांगना बंद कर देते हो और अपने भीतर दिशा ढूंढना शुरू कर देते हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। तुम्हारे भीतर ही वह बुद्धि है जो तुम्हें सही गलत का भेद बता सकती है। लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें दूसरों के शोर से बाहर आना होगा। और जब तुम यह कदम उठाते हो, तभी असली यात्रा शुरू होती है। और जब यह यात्रा शुरू होती है, तो सबसे पहले तुम्हारा सामना तुम्हारे अपने मन से होता है। वही मन जो अब तक दूसरों के विचारों से भरा हुआ था, अचानक सवालों से भरने लगता है। मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? जो मैं कर रहा हूँ, क्या वह सच में मेरा है? ये प्रश्न तुम्हें बेचैन कर सकते हैं, लेकिन यही बेचैनी तुम्हें गहराई की ओर ले जाती है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो गए हो, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। भीड़ में होना आसान होता है, वहाँ जिम्मेदारी बांट दी जाती है, सोच भी बांट दी जाती है। लेकिन जैसे ही तुम अलग खड़े होते हो, तुम्हें खुद सोचना पड़ता है, खुद तय करना पड़ता है। यही अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बनता है। तुम पाओगे कि जो डर तुम्हें रोकता था, वह दरअसल तुम्हारे भीतर की असुरक्षा थी। दूसरों की बात मानकर तुम उस असुरक्षा को छुपा लेते थे, लेकिन जब तुम खुद निर्णय लेने लगते हो, तो वही असुरक्षा सामने आती है। अब तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। और यही सामना तुम्हें बदलता है। जब तुम अपने डर को देखते हो, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए, तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि डर केवल एक विचार है, कोई वास्तविक दीवार नहीं। और जैसे ही यह समझ आती है, तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता तुम्हें जोखिम लेने की हिम्मत देती है। अब तुम गलती करने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है कि गलती भी तुम्हारी ही होगी और उससे सीख भी तुम्हारी ही होगी। यही स्वीकृति तुम्हें परिपक्व बनाती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें सलाह दे सकते हैं, या तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि वे उसी ढांचे में जी रहे हैं जिससे तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तुम उनकी बातों से प्रभावित हुए बिना अपनी राह पर टिके रहो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उन्हें गलत समझो या उनसे दूर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर की स्पष्टता को बनाए रखो। तुम्हारी यह स्पष्टता धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अब तुम्हें हर बार निर्णय लेने में उतनी उलझन नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दिशा बनने लगती है। यह दिशा किसी किताब या गुरु से नहीं आई, यह तुम्हारे अपने अनुभवों से बनी है। और यही अनुभव तुम्हें एक अलग नजरिया देते हैं। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम्हारे लिए सही गलत का मतलब बदल जाता है। अब तुम किसी नियम या परंपरा के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी समझ के आधार पर निर्णय लेते हो। यह समझ तुम्हें अधिक जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होता। जब तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आने लगती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह भीतर की स्थिरता से आती है। अब अगर कोई तुम्हें कुछ कहता भी है, तो तुम उसे सुनते हो, समझते हो, लेकिन तुरंत स्वीकार नहीं करते। तुम उसे अपने अनुभव की कसौटी पर रखते हो। अगर वह तुम्हारे भीतर सही लगता है, तभी उसे अपनाते हो। यही जागरूकता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। जैसे तुम अपने अनुभव से सीख रहे हो, वैसे ही दूसरे भी सीख रहे हैं। इसलिए अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम केवल खुद पर ध्यान देते हो। यह बदलाव बहुत गहरा होता है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। पहले जहां तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर थे, अब तुम अपने आत्मसम्मान पर खड़े होते हो। अब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलते, और यही ईमानदारी तुम्हारे रिश्तों को अधिक सच्चा बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, क्योंकि यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। कई बार तुम वापस पुराने पैटर्न में गिर सकते हो, फिर से दूसरों की बातों में आ सकते हो, लेकिन हर बार जब तुम जागरूक होते हो, तुम फिर से अपने रास्ते पर लौट आते हो। यह लौटना ही तुम्हारी प्रगति है। समय के साथ तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम्हें अब बाहरी मान्यता की जरूरत कम होती जा रही है। तुम्हारी खुशी अब इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने अनुभवों से, तुम्हारी अपनी यात्रा से आने लगती है, और यही असली स्वतंत्रता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीत कोई अंतिम मंजिल नहीं है,
यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर निर्णय में तुम अपनी जीत को जीते हो। जब तुम अपने सच के साथ खड़े रहते हो, वही तुम्हारी जीत है। और जब तक तुम खुद को सुनते रहते हो, अपने अनुभव पर भरोसा करते रहते हो, तब तक यह यात्रा चलती रहती है। और जब यह यात्रा लगातार चलती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने भीतर और बाहर के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटता हुआ महसूस होता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि तुम्हारी समझ, तुम्हारी जागरूकता तुम्हारे हर कार्य में झलकने लगती है। तुम जो भी करते हो उसमें एक सच्चाई होती है, एक गहराई होती है। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं रहता, न ही कोई दौड़। अब यह एक अनुभव बन जाता है, हर पल को देखने, समझने और जीने का अनुभव। पहले जहां तुम भविष्य की चिंता में उलझे रहते थे या अतीत की यादों में खोए रहते थे, अब तुम वर्तमान में जीने लगते हो। यही वर्तमान तुम्हें सबसे अधिक सशक्त बनाता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारे निर्णय भी अधिक स्पष्ट होते हैं। अब तुम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, न ही किसी के दबाव में आकर रास्ता बदलते हो। तुम रुकते हो, सोचते हो, महसूस करते हो और फिर निर्णय लेते हो। यही ठहराव तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो चीज तुम्हें पहले नहीं मिली, वह शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम उसके लिए तैयार नहीं थे। और अब जब तुम तैयार हो, तो चीजें अपने आप तुम्हारी ओर आने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। अब तुम्हारे भीतर एक विश्वास पैदा होता है, खुद पर, अपनी यात्रा पर, अपने निर्णयों पर। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम टूटते नहीं हो, बल्कि सीखते हो। अब हार भी तुम्हें डराती नहीं है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हार और जीत दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति केवल जीत चाहता है, वह कभी पूरी तरह नहीं सीख पाता, लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें औरों के लिए भी प्रेरणा बना देती है। बिना कुछ कहे, बिना किसी को समझाने की कोशिश किए, तुम्हारा जीवन ही एक संदेश बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर सीखने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सच्चाई होती है जो शब्दों से परे होती है। अब तुम दूसरों को सलाह देने की जल्दी में नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर किसी को अपनी राह खुद ही खोजनी होती है। तुम केवल उनका साथ दे सकते हो, उन्हें सुन सकते हो, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं चुन सकते। और यही परिपक्वता है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहती, तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा है। हर कदम, हर अनुभव, हर सीख, यही तुम्हारी असली पूंजी है। अब तुम खुद को भी स्वीकार करने लगते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। पहले जहां तुम खुद को बदलने की कोशिश करते थे ताकि दूसरों को पसंद आ सको, अब तुम खुद को समझने की कोशिश करते हो। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे स्वीकृति भी बढ़ती है। यह स्वीकृति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब तुम तुलना करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जो तुम्हारे लिए सही है, वह किसी और के लिए जरूरी नहीं कि सही हो, और जो किसी और के लिए सही है, वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। यह समझ तुम्हें ईर्ष्या, असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा से मुक्त करती है। अब तुम्हारे भीतर एक सहजता आ जाती है। तुम चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। तुम प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हो, लेकिन बिना अपनी जागरूकता खोए। यही संतुलन तुम्हें स्थिर और लचीला दोनों बनाता है। समय के साथ तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की उपलब्धियां क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता स्थायी होती है। और जब भीतर स्थिरता होती है, तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। अब तुम्हारा जीवन एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सजग उत्तर बन जाता है। तुम हर परिस्थिति में सोच समझकर जवाब देते हो, बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने के। यही अंतर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि जो रास्ता तुमने चुना था, वह आसान नहीं था, लेकिन सही था। उस रास्ते ने तुम्हें गिराया भी, सिखाया भी, और अंततः तुम्हें तुमसे मिलाया। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी स्पष्टता, यही तुम्हारी जीत है। और यही वह बिंदु है जहां हर मत मानो की बात पूरी तरह समझ में आती है। क्योंकि अगर तुमने हर मत मान लिया होता, तो तुम कभी अपने मत तक नहीं पहुंच पाते। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी अपनी समझ से उठता है, हर निर्णय तुम्हारी अपनी चेतना से आता है, और यही स्वतंत्रता तुम्हें जीवन का असली स्वाद देती है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती,
क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कुछ नया सिखाता है, हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और गहरा बनाता है, और तुम इस पूरे सफर को एक उत्सव की तरह जीने लगते हो, जहाँ कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, केवल जागरूकता, स्वीकृति और निरंतर विकास। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं रहती कि तुम जीत गए हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बन जाता है। गीता ज्ञान चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।